हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय माता दी। आज हम एक नया वीडियो मतलब क्लास सेवेंथ का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 1 अवर पास सेकंड। हमने पहले 6th क्लास में भी पढ़ा था अवर पास फर्स्ट, तो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा अवर पास्ट 2। इसमें हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेसेस चेंजिंग थ्रू ए 1000 years। The chapter 1 is tracing changes through 1000 years. First of all, we will understand the headline of this chapter. That means chapter का मतलब क्या है, headline एक बार समझ लेते हैं. For that I want to give you one example. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी 13-12 ईयर्स के हो चुके हो, तो उसके जो पीछे साल में क्या क्या चीज़ें हुई है उसे ट्रेस करना है। जैसे फर्स्ट ईयर जब आप पहले साल में थे क्या हुआ, सेकेंड ईयर में जब गए, सेकेंड ईयर में जब गए तब कैसे हुआ, फिर जब आप तीसरे साल में आए, फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए, ऐसे। तो आप अभी के एज से जो पीछे के एज से ट्रेस कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ। जैसे फर्स्ट जब हम पहले साल का जब बर्थडे हुआ तो किस तरह मनाया गया था, सेकेंड साल का बर्थडे हुआ तो किस तरह से। दिस इज अ कॉल्ड एज ए ट्रेसिंग चेंजेस। अब यहाँ पे 1000 years लिखा हुआ है, आप लोग को यहाँ पे लिखा दे रहा हुआ 1000 years। व्हाट डू मीन बाय 1000 years? दैट मीन्स मिडिवल पीरियड जो है आपका पूरा 1000 years है। ओके तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। अब इसमें हम 1000 years क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये मिडिवल पीरियड जो है 700 से लेकर 750 तक, 700 से लेकर 1750 तक ये चलता है। तो ये कुल मिला के 1000 होता है, कुल मिला के 1000 होता है, तभी हम इसको 1000 years। अब हम मिडिवल पीरियड में ट्रेस कर रहे हैं ये 1000 years में क्या क्या चीजें हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। दैट इज मीन 700 AD to 1750 AD। डोंट फॉरगेट द दिस ईयर। ओके, let me go to next slide। यस, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आप पढ़ने जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक कार्टोग्राफर। सेकेंड वन न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ हिंदुस्तान इंडिया, क्या कहते हैं। मीनाज है हिस्टोरियन, ही इज ए क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो क्रॉनिकल होता है, जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है हिस्ट्री का, वो सारे होते हैं। फॉरेनर, क्या फॉरेनर, व्हाट इज अ वर्ड फॉरेनर, फॉरेनर रिफर टू, फॉरेनर को क्या कहते थे उस टाइम पे। हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेस, आर्चीव, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, रीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, thinking about time and historical period. So these are the content that we are going to learn in this chapter one by one. First one is a beta cartographer. What do you mean by cartographer? A person who makes map. मैप माने नक्शा। जो इंसान, जो बंदा जो नक्शा बनाता है, जो मैप बनाता है, ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं बेटा कार्टोग्राफर। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। व्हाट यू मीन बाय कार्टोग्राफर? ए कार्टोग्राफर इज ए पर्सन हु मेक्स अ मैप। जो मैप बनाता है उन सबको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। Now this is a map. It is given in your book. One map is from 1154 century by Arab geographer Al-Irdisi, and second map is beta 1720 century का है जो ये। There is a lot, if you will see these two map, there was a lot of difference between the map 1 and the map 2.
I will explain the what is the difference between the map 1 and map 2. बहुत सारे आप देखोगे differences मिलेगा map 1 और map 2 में. एक एक करके map 1 का और map 2 का आप एक बार ऐसे ही देख लो. देखो मैप कितना डिफरेंट था. 1154 सेंचुरी वाला जो मैप तो बिल्कुल आर पार ही है, मतलब मैप ही नहीं लग रहा क्या है बना रखा है, जस्ट लाइक एक जैसे बाउंड्री जैसे बना रखा है. एंड डोंट फॉरगेट दिस मैप 1 was made by Arab geographer Al-Irdesi. So let me explain one by one. First one, map 1 Al-Irdesi. ये वाला मैप देखो, साथ में मैप भी आप देखते रहना बेटा. ही वॉज ए अरब जियोग्राफर, अरब का रहने वाला है. अरब जियोग्राफर ज्योग्राफी के बारे में जो जात पड़ताल वगैरह करते हैं उन्हें जियोग्राफर कहते हैं. दिस मैप वॉज मेड इन 1154 सेंचुरी. ये मैप कब बना था? 1154 सेंचुरी में. In this map, this is a very important point related to this map. In this map, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is an island at the top. Now see carefully this map beta, carefully see this map. If you will see this map, जो साउथ इंडिया था बेटा, जैसे आज के मैप में साउथ इंडिया कहाँ होता है? नीचे होता है. और नॉर्थ इंडिया कहाँ होता है? ऊपर होता है. पहले इस मैप में क्या डिनोट कर रखा है? नॉर्थ इंडिया जो नीचे है और साउथ इंडिया ऊपर. और ये जो एक आइलैंड दिख रहा है इसे हम श्रीलंका कहेंगे. देखो ऊपर की तरफ हो गया, बल्कि हमारे आज के मैप में श्रीलंका कहाँ पर है? नीचे बॉटम में है, और बाकी नॉर्थ इंडिया ऊपर की साइड है. पर अल इर्देसी का मैप कुछ उल्टा ही था उस वक्त जो बनाया गया था सबसे पहले. एक्चुअली इतना तो ज्ञान होता ही नहीं है ज़्यादा, फिर भी लोगों ने बनाया. इट्स वेरी हैट्स ऑफ द जो इतना बना रखा है. तो ये पहले के टाइम पे बस इस मैप का क्या था पर्टिकुलर, एक रीज़न क्या था इसका कि नॉर्थ इंडिया जो था नीचे था और साउथ इंडिया ऊपर था. और लुक एट दिस विच आई डिनोटेड विद अ रेड पेन, दैट इज अ श्रीलंका. Places name are marked in Arabic and there are some well known like Kannauj in Uttar Pradesh. कुछ चीजें इस मैप में पता चलता है कि कुछ प्लेस जो अरेबिक में लिखा हुआ है. लुक एट द टॉप, यहाँ पे देखो बेटा अरेबिक में भी कुछ चीजें लिखी हुई है. एंड देर आर सम वेल नॉन. कुछ इस मैप में एक जगह का बताया कन्नौज, विच वॉज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. जो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है कन्नौज एरिया, जो आज भी है कन्नौज एरिया. तो ये ऐसे ये है मैप अल-इर्देसी का मैप. गॉट इट एवरीबॉडी बेटा? Now let's move to the next slide. नेक्स्ट है बेटा मैप 2. ये मैप 2 है. मैप 2 में आप अगर ध्यान से देखोगे, दिस मैप वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप. मैप 1 के 600 साल बाद ये मैप बना था. मैप 2 600 साल बाद, 600 years लेटर. तो यहाँ आप अगर ध्यान से मैप देखोगे बेटा, कुछ देखो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ कोस्टल एरियाज आ रहा है. ये देखो अब श्रीलंका नीचे को आ गया. दिस इज ऑल्सो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. देखो प्रॉपर तरीके से मैप बन रहा, पर नॉर्थ साइड में अभी भी ढंग से नहीं करा. सब कॉन्टिनेंट है चेंज हियर इन दिस मैप. सब कॉन्टिनेंट कुछ चेंज आने लग गया सब कॉन्टिनेंट में. कोस्टल एरियाज काफी अच्छी तरह दिखने लगे. आप भी देख लो, देखो बेटा यहाँ सी ओशंस वगैरह जो है, बे ऑफ बंगाल इस साइड में अरेबियन सी, मतलब थोड़े से दिखने लगे, साफ डिटेल में आने लग गया. और इसी मैप के दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस. यही मैप यूज करके यूरोपियन सेलर्स वगैरह जो मर्चेंट्स होते थे ट्रैवल करने के लिए यूज करते थे इस मैप को. दिस मैप वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन सेलर दोज हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर परचेसिंग और सेलिंग द गुड्स एवरीथिंग, या इधर से उधर देखने जाना सब. तो इसी मैप से यूज करते हैं. लेट अस लुक एट दिस मैप. देखो अब ध्यान से देखना बेटा, मैप 2 में श्रीलंका नीचे के साइड आ चुका है. और ये मैप कब बना था? 600 साल बाद. मतलब मैप 1 से 600 साल बाद बना था. अब थोड़ी बहुत सारी चीजें इसमें दिखने लग गई थी मैप 2 में. ओके Now go to next slide. New and old terminologies. What do you mean by new and old terminology? इसका मतलब ये होता है बेटा, पहले किसी चीज को कुछ कहते थे,
जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, लाइफ आगे बढ़ती गई, तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो वो उसी चीज़ को हमने अलग से नाम दे दिया। तो वो क्या है जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। First point, historical record exists in a variety of languages, changes considerably over the year. वो सभी को ही पता है बेटा। हम अगर आज हम कुछ लिख रहे हैं तो 10 साल के बाद कोई और हिस्टोरियंस ने कुछ लिख दिया तो वो उसका मैटर चेंज ही हो जाएगा। मतलब हिस्टोरियंस, वाट एवर द हिस्टोरियंस राइटिंग इन देयर पार्ट, इट्स ऑलमोस्ट चेंजिंग एवरी ईयर। जैसे जैसे साल बढ़ता रहता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वाई, बिकॉज देर आर डिफरेंट व्यूज अमंग द हिस्टोरियंस। सबके हिस्टोरियंस के व्यूज अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं, तो उस हिसाब से जो भी कंटेंट वो लिखते हैं वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर आई विल गिव, अगर मैं आज मैं कुछ लिख रही हूँ, जैसे मैं बुक के बारे में आज कोई, इफ आई एम राइटिंग द नॉवल और एनीथिंग, स्टोरी और एनीथिंग, एंड आज आगा नहीं, उससे भी अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आप आज यूट्यूब में बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग्स के रिमिक्स चलते हैं, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ चेंज इन दैट रिमिक्स। और जो पुराने गाने सुन रहे थे उसके, बल्कि है तो वो पुराना ही गाना लेकिन उसका पूरा टोटली चेंज हो जाता है जब रिमिक्स बन जाता है। सो इट वॉज चेंजिंग ओवर द ईयर्स। अब क्या पता वो 10 साल के बाद कोई और बंदा कुछ और बनाने लगे तो पता नहीं उस गाने का और क्या हो जाएगा। So that is the same situation in the historians also. Historians, whatever if they were writing in the present, some historians whatever writing in the future, that is there is a lot of changes. बहुत सारे चेंज साल साल में बढ़ता ही रहता है, अलग अलग हो जाता है। दैट इज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, चेंजेस कंस्टेबली ओवर द ईयर्स। वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस क्यों? हर हिस्टोरियन के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, कुछ नॉर्थ साइड के होते हैं, कुछ साउथ साइड के होते हैं, तो उनके अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो लिखते हैं, तो उनका तरीका लिखने का, उनका सोच, सब कुछ अलग अलग होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म हिंदुस्तान टुडे मीन्स इंडिया। द टर्म हिंदुस्तान, अब ये जो टर्म है बेटा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टर्म पहले के सबसे ज्यादा यूज करते थे जो हिस्टोरिकल आते थे, जो हिस्टोरी मतलब हमारे देश में जो मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत के लोग आते हैं, मोस्टली उन लोगों ने ये वर्ड यूज किया था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब ये लेकिन जो हिंदुस्तान जो टर्म ये सबसे पहला यूज किया था बेटा 13th सेंचुरी बाय मिनाज आई सिराज। डोंट फॉरगेट दिस नेम, मिनाज आई सिराज। इसने सबसे पहले हमारे इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से बोला गया था, और कौन से सेंचुरी में बोला गया था? इन द 13th सेंचुरी। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, ये मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान कितने पार्ट को कहा था? कितना पार्ट हमारे इंडिया के कितने पार्ट के? लुक एट दिस वन बेटा, जो रेड बॉर्डर में लिखा हुआ मैंने, एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना बट नॉट साउथ इंडिया। ध्यान रखना बेटा, मिनाज ए सिराज ने जो टुडे हम इंडिया कहते हैं उस टर्म को उन्होंने कहा था हिंदुस्तान, और ये कब कहा था? 13th सेंचुरी में। और हिंदुस्तान कितने पार्ट को उसने कहा था? ओनली द एरियाज ऑफ पंजाब। आप अगर देखोगे, एक बार अपना ध्यान लगा के देखो, थोड़ा इमेजिन करो मैप को, पंजाब, हरियाणा और पास में ही गंगा यमुना, बस उतनी से एरिया को उन्होंने हिंदुस्तान किया था। वो इसलिए कहा था बेटा, मिनाज ए सिराज जो आए थे, ज़्यादातर मुगल एम्पायर के सब पीरियड्स में ये सब बंदे आए थे, हिस्टोरियंस आए थे, और इन्होंने ही ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम रूलर्स के ऊपर लिखे हुए हैं। तो वही सबसे ज़्यादा इन्होंने कैप्चर करके अपनी जगह बनाई थी, मतलब नॉर्थ साइड में। दैट इज वाई द मिनाज एज सिराज रिटर्न दिस टर्म हिंदुस्तान ओनली बाय द प्लेसेस वेयर द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा यमुना। याद रखना, साउथ इंडिया में हिंदुस्तान डिस्क्राइब नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था, अगर कोई पूछे क्यों नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि ज़्यादातर जो भी मुस्लिम रूलर्स आए थे उन्होंने सिर्फ नॉर्थ साइड में ही सेटल किया था रादर दैन साउथ इंडिया में। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
बाबर इज वन ऑफ द मुगल एम्पायर। उन्होंने भी हिंदुस्तान को डिस्क्राइब कैसे किया था? ही यूज्ड टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड कल्चर ऑफ inhabitants of the subcontinent. In the 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind. बाबर ने हिंदुस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया था जो भी हमारा ज्योग्राफी था, मतलब फ्लोरा एंड फोना मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फोना? एनिमल एंड प्लांट किंगडम, जो भी जानवरों के, जो भी प्लांट के बारे में, कल्चर, हमारे यहाँ के जो भी कल्चर जैसे लोग रहते हैं उस तरह से बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो, ही वॉज ए फेमस पोइट ऑफ द 14th सेंचुरी। उसने हमारे हिंदुस्तान को एक वर्ड दिया था जिसका नाम है हिंद। डिड यू क्लियर टिल दिस पॉइंट बेटा? नेक्स्ट इज ए फॉरेनर। फॉरेनर क्या होता है? एनी स्ट्रेंजर इन ए गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेनर? पैसे तो हम आज के टाइम पर फॉरेनर्स उन्हें कहते हैं जो बाहर के देश के जो लोग होते हैं, उसे हम लोग फॉरेनर्स कहते हैं। पर उस टाइम जो फॉरेनर वर्ड, मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड किसको यूज किया था? इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर माने कोई गांव में से दूसरे गांव के भी कोई लोग आ जाए, कोई कम्युनिटी के लोग जाएगा, दे वर नॉन एज ए फॉरेनर। उन्हें भी फॉरेनर कहा जाता था। डिड यू गॉट माई पॉइंट बेटा? जो बाहर से जैसे हम अपने इंडिया में बिहार से यूपी चले जाए, दिल्ली चले जाए, हमें फॉरेनर्स नहीं कहेंगे। पर उस टाइम ऐसे ही था। उस टाइम उस वर्ड को मिडिवल पीरियड में याद रखना, इन द मिडिवल पीरियड द फॉरेनर यूज एज अ वर्ड एज ए स्ट्रेंजर दोज हु आर नॉट दैट पार्ट ऑफ द विलेज। जो उस विलेज के पार्ट नहीं होंगे, उस विलेज से पहली बार वो बंदा आया होगा, उसको हम फॉरेनर कहते हैं। दूसरा है बेटा, इन हिंदी इट इज टर्म एज ए परदेसी। फॉरेनर्स को परदेसी आज भी हम लोग कहते हैं, बाहर के देश के लोग जो होते हैं परदेसी होते हैं। इट इज डिस्क्राइब सच ए पर्सन यूज इन द वर्ड अजनबी। अजनबी लोग, स्ट्रेंजर लोग, तो ऐसे लोगों को स्ट्रेंजर कहते थे। डिड यू गॉट माई पॉइंट? नाउ गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस को अपना, अब आपको पहले ही बोल दिया था व्हाट यू मीन बाय हिस्टोरियंस इन द क्लास 6 ऑल्सो, हु स्टडी द पास्ट, दे वर कॉल्ड एज ए हिस्टोरियंस। अब पास्ट को स्टडी करने के लिए उनके पास कुछ तो चीज चाहिए, सोर्सेस तो चाहिए। क्या क्या सोर्सेस चाहिए? कुछ वो भी, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड इन द क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ए historians use different types of sources to learn about the past. historians अलग अलग प्रकार के सोर्सेस कलेक्ट करते थे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे पास्ट की जानकारी रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रीड अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनास्टी और हर्षवर्धना, दिस इज फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। उस टाइम का अगर किसी मिडिवल पीरियड के हिस्टोरियंस को पता करना है तो कैसे करेंगे? उसके सोर्सेस से। अब वो सोर्सेस क्या है ये देखो, वी विल रेड फ्रॉम रफली 700 to 1750, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पीरियड। नाउ हिस्टोरियंस कैसे पास्ट को जानते थे, किस तरह से पता चलता था? बाय थ्रू कॉइन्स। कॉइन से पता चलता, सिक्कों से। कॉइन्स, हिस्टोरियंस रिलाई ऑन कॉइन्स, सिक्कों से, क्योंकि पहले के टाइम सिक्कों में भी कोई ना कोई चीजें बनाते रहते थे। राजा का शक्ल, या राजा हंट कर रहा है तो उसकी शक्ल वो हंट करते हुए दिखाते थे। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम कॉइन्स इज नॉट पर्टिकुलर एक साइज से बना होता है, इट इज ऑफ ए डिफरेंस है, समवट इज ए साइज ऑफ द जस्ट लाइक ए ब्रिक, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके कॉइन्स बनाते थे, सिल्वर कॉइन्स, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी टू मेक अ प्रॉपर। जैसे अभी के कॉइन्स में देखो प्रॉपर एक वो होता है, गोल है तो प्रॉपर ग्राउंड शेप होता है। क्या होता है, 10 रुपए के कॉइन में ऐसा शेप होता है तो उसके अंदर भी कुछ लिखा जाता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो पीपल यूज टू इंस्क्राइब समथिंग इन देयर कॉइन्स, कुछ ना कुछ लिखा जाता था। सबसे पहले देखो कॉइन्स में इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचर रिकॉर्ड्स। ओके, कॉइन्स बेटा, कॉइन्स देखो ये होता है कॉइन्स, ये है, ये इसमें देखो एक एक का फोटो बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंस्क्राइब्ड कर रखी है। देखो कोई चीजों में देखो ऐसे पैलेस वगैरह जैसे कुछ महल जैसा बना रखा है। तो ये कॉइन्स में भी हिस्टोरियंस को सोर्सेस मिल जाते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके।
This is a beta inscription. This is everybody know that because we already read in the class 6th. क्लास 6 में हमने पढ़ा हुआ इंस्क्रिप्शन के ऊपर. व्हाट यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन दैट इज समथिंग विच इज एनग्रेव्ड, रिटन ऑन द एनग्रेव्ड, मतलब खोद खोद के ऑन द स्टोन मेटल, स्टोन या मेटल में लिखा जाता है, दैट इज नॉन एज अ इंस्क्रिप्शन. फिर है बेटा आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर जैसे ये पैलेस बनाना, टेम्पल्स बनाना, उसमें भी कुछ न कुछ चीज़ें ऐसे होती है. बहुत सारी केव्स होते हैं जिसमें विष्णु के अवतार बने होते हैं, तो उससे पता चल जाता है हाँ विष्णु के इतने अवतार थे, ऐसे था. कुछ में होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो की, जैसे अजंता केव्स में, बादामी केव्स, ऐसे बहुत सारे केव्स होते हैं जिसमें हंटिंग, शिकार करना, खाने का, तो इन सब चीज़ों से भी इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस को मिल जाता है. दिस इज अ टेक्सचुअल रिकॉर्ड. एंड देन टेक्सचुअल रिकॉर्ड इज ए न्यू वर्ड दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द क्लास 7. क्लास 6 में नहीं पढ़ा हुआ, क्लास 7 में ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड हो रहा है. टेक्सचुअल रिकॉर्ड माने जो लिखा जाता है, जो पेपरों वेपरों में लिखा जाता है, दैट इज नोन एज ए टेक्सचुअल रिकॉर्ड. वी विल एक्सप्लेन वेरी क्लियरली एंड ब्रीफली इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट यू मीन बाय द टेक्सचुअल रिकॉर्ड. ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Coins. The study of coins is called numismatics. जो कॉइन्स को लेके उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें मतलब ये देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर का कॉइन है, या ये इसमें समुद्रगुप्ता क्या कर रहा है, या चंद्रगुप्ता क्या कर रहा है. तो ये सारी चीजें जो कॉइन्स में इंस्क्राइब करके जो उस कॉइन्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, दोज पर्सन वेर कॉल्ड एज ए numismatics. This is a better coin of a Mughal empire. This is a coin of a Mughal empire. This is a coin of a Mughal empire. देखो ये horse riding है, ध्यान से देखो बेटा, horse riding हो रही है. One of the ruler sitting on a horse, horse riding कर रहे हैं, तो it is inscribed in a coin. तो coin of a Gupta empire है. Clear? Next है बेटा, study of inscription is called epigraphy. जो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी. एवरीबडी नोन एज व्हाट यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन, मैंने प्रीवियसली अभी भी बता दिया. तो जो उनके बारे में पढ़ते हैं, पत्रों में क्या लिखा हुआ है, मेटल्स में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जानकारी करना. जब हम जैसे लोग देखो, इसके भी एक अलग से कोर्स होता है बेटा, सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है डीपली. तब जैसे हम नहीं पढ़ पाएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें नहीं पता. और ये जो स्टडी ऑफ कॉइन, कुछ कॉइन्स होगा जो हम 6, 7, 8 में सब कुछ पढ़ते हो, या कुछ बुक्स पढ़ते हो तो हम फिर भी जान ले. देयर वॉज ए लॉट ऑफ बुक टू रीड वाट एवर द हिस्ट्री इज रिटन. हिस्ट्री में इतनी सारी बुक्स रिटन है कि हमें आधे से ज्यादा तो नहीं पता होता हम लोगों को. तो हमें नहीं पता कि क्या लिखा होता है, लेकिन जो चीज़ इसके लिए पढ़ते हैं, जैसे हर चीज़ का, जैसे कंप्यूटर का कोर्स होता है, कंप्यूटर पढ़ने के बाद ही हमें चीज़ पता होता है, ये करना होता है, ऐसा करना होता है, और वो उसमें निपुण हो जाता है. उसी तरह ही होता है ये भी. तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. डोंट फॉरगेट व्हाट यू मीन बाय एपिग्राफी. एंड द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक. नेक्स्ट है, दिस इज अ सोर्सेस. नेक्स्ट टू सोर्स है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर जो बचे हुए पैलेस से, टेम्पल से जो जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग फ्रॉम देयर बिल्डिंग्स, एवरीथिंग, दैट इज नोन एज ए आर्किटेक्चर. उससे पता चलता है मुगलों का आर्किटेक्चर कैसा होता था. देयर वाज ए मिक्सचर ऑफ द सूफी इस्लामिक आर्किटेक्चर, मिक्स वाले आर्किटेक्चर भी बहुत होते थे. तो इसी तरह से आर्किटेक्चर से पता चल जाता था क्या क्या चीजें होता था उस वक्त. नेक्स्ट इज ए टेक्सचुअल रिकॉर्ड. टेक्सचुअल इज वेरी सिंपल, वॉट एवर रिटर्न एज ए टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल बुक, कोई भी बुक वगैरह जो आप पढ़ते हो, बुक, दैट इज ऑल्सो टेक्सचुअल. क्योंकि आप अभी क्लास 6, 7, 8 का जो बुक पढ़ते हो, वो बुक पढ़ रहे हो. अब वो पढ़ के यू शुड नो अबाउट द पास्ट, आपको पास्ट के बारे में पता चल रहा है. So that is a one example of textual record. Same thing here, textual record of medieval India include a wide range of literary works like religious text, religion के ऊपर text लिखना, biographies,
क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स माने जो इवेंट्स, हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स है, एक एक करके लिखना कि 11th सेंचुरी में हुआ, 12th सेंचुरी में हुआ, 13th सेंचुरी, तो क्रोनोलॉजिकली सभी क्रॉनिकल्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए क्रॉनिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने टाइम में भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स होते थे तो उनसे। एंड अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स जो बाहर के देश से हमारे देश में आके हमारे देश के बारे में लिखते थे। वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, पृथ्वीराज रासो के बारे में किसने लिखा था? चंद बारदाई। किताब उल रिहला, दिस इज ए वेरी फेमस बुक रिटन बाय द इबिन बतूता। तो ये जो बाहर से भी लोग आते थे, हमारे देश में आते थे, हमारे देश की की चीजें देखते थे, फिर उसको लिखते थे। कई राजाओं ने अपॉइंट करते थे, राजा वगैरह अपॉइंट करते थे, फिर वहां पे क्या क्या चीजें हो रही है पैलेस में, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ, इवन द फूड, क्लोथ, एवरीथिंग दैट वेर रिटन। तभी हम बायोग्राफी भी लिखते थे, लोगों की बायोग्राफी लिखते थे। तो दैट ऑल दिस आर कॉल्ड एज ए टेक्सचुअल रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज ए टेक्स्ट। पहले के टाइम पे, एज यू ऑलरेडी रेड इन द क्लासिक, देयर इज ए इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, दीज आर वेरी फेमस, ओके। बट इन द मिडिवल इंडिया टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैज बिकम वेरी फेमस। टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज्यादा ही फेमस हो गया मिडिवल पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे तो तुम पहले भी, लेकिन पहले क्या होता था, पेपर तो पता ही नहीं होता था, उसके पेपर की धीरे खोज हुई। उसके बाद मिडिवल पीरियड के टाइम पे जब आया तो पेपर बिकम वेरी चीप, चीपर होने, सस्ते मिलने लगे, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, सब जगह मिलने भी लग गया पेपर। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। सो पीपल, लोग जो थे, होली टेक्स्ट के बारे में कुछ पता लग गया तो उसमें होली टेक्स्ट में मतलब रिलीजन के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, रूलर्स क्या क्या चीजें करते थे उनके रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। लेटर्स, पत्र, लेटर माने पत्र, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के, दे यूज टू बी राइट इट इन द पेपर। देन जुडिशियल रिकॉर्ड, उस टाइम पर भी होता था, पनिशमेंट वगैरह होते थे, लॉ बनते थे, उनके हिसाब से कानून बनता था, वो सारी चीजें लिखना शुरू कर दिया। देन रजिस्टर फॉर अकाउंट्स एंड टैक्सेस, मतलब कौन किसको कितना देते, गिफ्ट देते थे, पहले लोग गिफ्ट देते। देन स्लोली एंड स्लोली टैक्सेस में हो गया। फिर एक बीच में एक सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब मैं कुछ तुम्हें सामान दूंगी तो तुम भी मुझे वही कुछ और सामान दोगे, तो दैट इज कॉल्ड बार्टर। तो ऑल दीज डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिखा करते थे। देन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल। उस टाइम मैन्युस्क्रिप्ट धीरे धीरे करके खत्म तो होने लग गया था। जब कोई चीज कम होता है तो सबसे ज्यादा किसके पास होता है मैन्युस्क्रिप्ट? वेल्थी पीपल, जो लोग अमीर लोग थे उनके पास रहते थे। रूलर्स, ओब्वियसली रूलर्स तो पावरफुल होते ही हैं, उनके पास रहे। मोनास्ट्रीज, जो बुद्धिज्म वगैरह के जो होते थे उनके पास भी रखा होता है। टेम्पल्स में भी प्रिजर्व करके मैन्युस्क्रिप्ट रखते थे। इसका मतलब, कहने का मतलब आम, मतलब कॉमन पीपल्स के पास नहीं होता था। देन दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव। लाइब्रेरी आर्चीव से छोटा होता है, आर्चीव बहुत बड़े को कहते हैं। ए प्लेस, डोंट फॉरगेट दिस डेफिनेशन, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर, जहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता है, उसे कहते हैं आर्चीव। आप देखोगे बेटा, जैसे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी बुक्स वगैरह रखे जाते थे, आपके हिसाब से 1 to 12 स्टैंडर्ड के बुक के हिसाब से रखे जाते हैं, नॉवेल्स रखे जाते हैं। बहुत ज्यादा पास्ट के पीछे का कुछ नहीं रखा जाता, बिकॉज वेन एवर वी आर प्रिजर्विंग ऑल दिस मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और एनीथिंग, वी हैव टू डू दैट मच वर्क, मतलब उतना काम भी करना पड़ता है। उस हिसाब से उस प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर द बुक्स आर स्टोर्ड। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरीज? जो छोटे होते हैं, आर्चीव उससे भी बड़ा होता है, लेकिन उसे पास्ट के भी जो भी चीजें होते हैं वो भी प्रिजर्व करके रखते हैं आर्चीव में। दैट आई गिवन टू यू। गॉट इट बेटा एवरीबडी? टेक्सचुअल रिकॉर्ड एंड आर्चीव। नाउ देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। पहले तो प्रिंट नहीं होता था, पहले तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी? प्रिंटिंग आप देखो, ये एंशियंट पीरियड में भी कहाँ थे, मिडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में भी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो लोग क्या करते थे? सो स्क्राइब मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड।
स्क्राइब, व्हाट डू मीन बाय स्क्राइब? स्क्राइब होता है, जैसे आज के टाइम पर भी हम एक किसी को एग्जाम्पल में स्क्राइब कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम के अगर रिलेटेड बता दूं, जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ या कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम बड़े बड़े कॉलेजों में आज भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये चीज़ पक्का ही होता है। अगर कोई बाई चांस जिसका कोई फिजिकली डिसेबल है, दे वर नॉट एबल टू राइट इट डाउन इन एट ए टाइम, सो व्हाट द कॉलेज वेर प्रोवाइडिंग द, दे वे प्रोवाइडिंग द स्क्राइब। मतलब कोई ऐसे कोई बंदा आ जाता है जो वो बोलेंगे और कॉपी करके जो बोलने का जो बोलते हैं उसको लिखना शुरू करते हैं, वो कॉपी कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉपी। उसी तरह पहले के टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो जो लोग बोलते थे वो उसको लिखते थे। जो लिखने का जो बंदा होता था, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए स्क्राइब। आज के टाइम पर भी होता है ये चीज। एज स्क्राइब कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है, अब वो धीरे धीरे करके ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो जो चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ये स्क्राइब लोग क्या करते थे, उसे देख के लिखते थे। अब देख के लिखने में भी गड़बड़ हो जाता है। अब आप भी बच्चे देखो, ब्लैक बोर्ड में हम अगर कुछ लिखे, आधे बच्चे तो सही करेंगे तो आधे बच्चे उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। यही रीज़न था कि हमारा जो भी स्क्राइब लिखते थे, वो जो भी लिखते थे वो चेंज होता रहता था। The same thing here written, as scribe copied manuscript, they also introduced small changes. A word here, a sentence है, कभी कभी वर्ड में गलतियां इधर उधर कर देते थे, कभी सेंटेंस में करते, मतलब चेंज हो जाता था उनका। सेम थिंग है जो मैंने अभी बोला, व्हाइट बोर्ड में अगर बच्चों आप लोग को लिखा के टीचर कुछ लिख के दे, आधे से बच्चे फिर भी गलती उसमें कर देते, देयर वर लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। सेम थिंग द स्क्राइब इज डूइंग देयर। स्क्राइब भी मैन्यूस्क्रिप्ट से देख के जब लिखते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही रहता था, बिकॉज ऑफ कॉपिंग सेम टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। जब वो कॉपी करते थे तो जो लिखा होता मैन्यूस्क्रिप्ट में वो कुछ और लिखने शुरू कर देते, टेक्स्ट मतलब कुछ और हो जाता था उनका। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। अब मैन्यूस्क्रिप्ट सब लोगों को लिखना आता नहीं था, तो जो स्क्राइब ने जो लिखा होता है उन्हीं पे लोग विश्वास करने लग जाते थे, हाँ ये इन्होंने सही लिखा है, सो दिस इज ए ट्रूथ। ऑथर रिवाइज ए क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम, इसलिए जो भी लिखने वाले होते हैं, क्रॉनिकल्स हमेशा चेंज होता है, मतलब इवेंट चेंज होता रहता है। जैसे समझ लो मुगल एम्पायर, हम कोई किसी में बाई चांस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा होगा कि 6-7 सेंचुरी में आया है, तो वो जाते 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 जो स्क्राइब लोग हैं वो कोई और सेंचुरी में लिख देंगे, 11, 12, 13 सेंचुरी कुछ लिख देंगे। और विश्वास को किस में करेंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मिडिवल डज नॉट एबल टू रीड द मैन्यूस्क्रिप्ट एवरीथिंग, दे यूजली रीड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड। सो जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड में जो स्क्राइब लिखते थे वो उसी पे ही विश्वास कर लेते थे। The 14th century chronicle, Ziauddin Barani, this is a very famous name, don't forget this name, wrote his chronicle first in 1357, another 2 years later. पहला उसने क्रॉनिकल कहाँ लिखा, कब लिखा था? 1357 में। अब 2 साल बाद लिखा है तो कुछ और गड़बड़ भी वो भी करेगा, कुछ गड़बड़ तो उसके बाद भी लिखा है उसने, तो उसमें डिफरेंस भी होगा। क्लियर? So first point, there was no printing press in those days. So scribe manuscript by hand, हाथ से लिखते थे। As scribe copied manuscript, they also introduced small changes, थोड़े थोड़े चेंज होने लगे, वर्ड इधर हो गया, सेंटेंस इधर उधर होने लगे। Because of copying same text different from one another, कॉपी करने के वजह से सेम टेक्स्ट तो सेम होता था पर अलग अलग तरीका बन जाता था उनका लिखने का। We are totally dependent upon the copies made by later scribe. Author revised the chronicles at different times. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani, wrote his chronicle first in 1357 and another in 2 years later. 2 साल बाद भी उसने लिखा था। Now, new social and political change. This is another topic of your first chapter. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज माने, अब देखो लिखने का तरीका अलग आने लग गया, हिस्टोरियंस अलग अलग इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होने लगे। अब कुछ हमारे देश में अब इन्वेंशन भी तो होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ इन्वेंट होना भी तो ज़रूरी है। तो हमारे देश में मिडिवल पीरियड में नए सोशल इकोनॉमिक चेंजेस स्टार्ट हो गए, पॉलिटिकल चेंजेस स्टार्ट हो गया। वो क्या क्या हुआ देखो, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट हो, बहुत सारे चेंजेस मिडिवल पीरियड में ही हुआ था बेटा, बहुत सारे। एंशियंट पीरियड में इतने लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी,
पर मिडिवल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आने लगे बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द रूलर्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया साइड, तो वो अपना भी कल्चर वल्चर लेकर आए, तो बहुत सारे चीजें चेंजेस होने लग गए. People travel long distance in search of opportunity. So this was a period of economic, political, social and culture. लोग कई जगह से ट्रैवल होने लगे. जब ट्रैवल होता है तो हमने पहले भी समझाया हुआ है बेटा, ट्रैवल होता है तो लोगों की उनकी कल्चर हमारे कल्चर में आ जाता है, उनका सोशल चेंज, इकोनॉमी, बहुत सारे चेंज इस मिडिवल पीरियड में बिटवीन 700 to 1750 AD में आने लग गए. सो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया. क्या क्या हुआ? पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, खेती बाड़ी करने के लिए पर्शियन व्हील आया. स्पिनिंग व्हील इन इरिगेशन. फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट. फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसे मार मार के आग से आग करना, उससे कुछ ना कुछ बनाते थे. न्यू फूड एंड बिवरेजेस, नए नए खाने पीने का सामान आया, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिल्लीज. ये पता है ना, पोटैटोस, आलू, कॉर्न, चिल्लीज, टी, कॉफी, ये सब बाहर से आया हुआ है सब. देन ब्रॉट न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज आने लगे लोगों के. Okay, next topic is beta new social and political changes. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस मतलब जब बाहर से हमारे देश में ट्रैवलर्स आने लग गए तो उनके आइडियाज़ भी आने लग गए, तो बहुत सारे चेंजेस होने, टेक्नोलॉजीज डेवलप होने लग गए. बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सो मेनी चेंजेस हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस मिडिवल पीरियड बिकॉज दिस इज अ पीरियड वेयर द फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू अवर कंट्री एंड स्टार्टेड टू सेट अप एंड एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर. अपना खुद का एम्पायर बनाने लग गए थे इसी टाइम पे, धीरे धीरे करके. इसलिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो गए. तो वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स एट ऑकर्ड बिटवीन 700 एंड 1750. 700 से 17 बिटवीन में बहुत सारे चेंजेस हो गए. पीपल, जो लोग जो ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर से हमारे देश में आते थे कि उन्हें, क्योंकि हमारा देश वैसे भी कहते हैं सोने की चिड़िया कहते हैं, तो लोग काम से, किसी न किसी मर्चेंट्स, कैरावन से ऐसे बन के सामान लेकर आते थे, गुड्स लेकर आते थे. तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे आने लग गए. सो दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. अब यहाँ पे सबसे पहले नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गए. क्या है? पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जो इरिगेशन में यूज करते हैं जैसे घूमने का. पर्शियन व्हील, जिससे पानी रोटेट होता है, वो आ गया. पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. स्पिनिंग व्हील इन इरिगेशन. स्पिनिंग व्हील जैसे चरखा टाइप होता है, वो भी यूज करने लगे थे इरिगेशन में. फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट. पहले के लोग तो मतलब गन पाउडर वगैरह डाल कर बंदूक चलाना वगैरह, ये आना शुरू हो गया, डेवलप हो गया. न्यू फूड्स एंड बिवरेज, जब दूसरे देश से भी हमारे देश में आएंगे तो ऑब्वियसली खाने पीने का, बिवरेजेस माने बेटा पीने का, ये आने लग गया. उसमें नई नई चीज़ें क्या आ गए? पोटैटोज, कॉर्न, चिल्लीज, मिर्च, टी, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आने लग गई. ब्रॉट न्यू आइडियाज़, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आ गए. ऑब्वियसली दूसरे जगह से हमारे देश में आएंगे तो वहाँ वो अपना आइडियाज़ लेकर आएंगे और यहाँ से आइडिया के साथ मिंगल हो जाएंगे. तो बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ आना शुरू हो गया. अब आपके क्लास में भी एकदम से कोई दूसरा बच्चा है तो वो अपनी बातें करेगा, तुम अपनी बातें करोगे. कुछ चीज़ें उनकी तुम्हें पसंद आएगी, कुछ उसे तुम्हारी पसंद आएगी, ना भी पसंद आएगी. ऐसे सब चीज़ें बहुत चलने लग गया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. This is a Persian wheel. This is a firearms in compact. This is a picture of a firearms in compact spinning wheel. नेक्स्ट है सोशल ग्रुप. अब सोशल ग्रुप में क्या होता है? कास्ट आने लग गया, कास्टिज्म आने लग गए सारे लोगों के बीच में कि तुम लोअर कास्ट, अपर कास्ट, तुम राजपूत हो, तुम सिख हो, तुम मराठा हो. ये सब चीज़ें आने लग गई धीरे धीरे मिडिवल पीरियड में. पहला एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट था राजपुत्रा. नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपूत. राजपूत से ये नाम आया था. इन्होंने अपने आप को क्लेम कर दिया दैट वी वेयर द क्षत्रियास कास्ट स्टेटस. Not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders. Extreme valor and a great sense of loyalty. ओके. बहुत सारे उसके बाद बहुत सारे जो है मतलब अपने आप को रूलर्स मानने लग गए थे, जैसे मराठास,
सिख्स आए, जाट्स आए, अहोम्स आए, कयास्ती आए। ये लोग सारे आए कहाँ से थे बेटा? ये सब आए थे कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड फ्रॉम सेक्रेटरी। जो रूलर्स के जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, जब वो थोड़े टाइम के बाद थोड़े वेल्थी पर्सन्स हो जाते हैं, दे वे डिक्लेयर दमसेल्फ एज ए पावरफुल। उसके बाद वो अपने आप करके अपना एक सोशल ग्रुप बन जाता है उनका। What do you mean by scribe? I already told in the previous class of the class 6th especially, and even though in this PPT also even though I told you what do you mean by scribe. Scribe वो होता है जो मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी करता, बाय हैंड से लिखता है। Those persons were called as a स्क्राइब। तो ऐसे बहुत सारे अपने सोशल ग्रुप बने। मराठास ने कुछ अपना ग्रुप बना लिया, सिख ने कुछ अपना ग्रुप बना लिया, जाट ने अपना ग्रुप बना लिया, होम्स ने अपना ग्रुप बना लिया, कायास्ती वालों ने अपना ग्रुप बना लिया। ऐसे करके धीरे धीरे करके अब सोशल ग्रुप्स आने लग गए। उसके बाद क्या हुआ बेटा? ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ दे न्यू अबाउट दैट वी शुड हैव टू बी डेवलप अवर एग्रीकल्चर। हमें अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को क्लियर करने शुरू हो गए, एग्रीकल्चर एक्सटेंड होना शुरू हो गया, एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया। चेंजेस इन दर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट डिवेलपर्स टू माइग्रेट। उनके हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट में जो लोग ऑलरेडी रहते थे, अब वो कहाँ जाएंगे? वो दूसरी जगह माइग्रेट होने लग गए धीरे धीरे। वो ट्रैवल करने लगे धीरे धीरे, दूसरी जगह पे जाके बसने लग गए। न्यू पेसेंट्स ग्रुप केम एंड बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब न्यू पेसेंट्स ग्रुप माने जो वेल्थी पेसेंट्स है उनका एक अलग सा ग्रुप बन गया, और वो एक मेन पार्ट बन गया सोसाइटी। ऑब्वियसली पेसेंट्स वेर द मेन फॉर द एग्रीकल्चर। पेसेंट्स नहीं है तो एग्रीकल्चर कहाँ से बताओ? जस्ट लाइक ए फार्मर्स। लेकिन कुछ पेसेंट्स होते हैं जो वेल्थी होते हैं, उनका एक अलग सा ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। पे टैक्सेस, नाउ दे स्टार्टेड टू ऑफर द पेइंग द टैक्सेस टू द रूलर्स। टैक्सेस मतलब कुछ अमाउंट, अगर आप मतलब इतना खेती बाड़ी, इतना एकड़ खेती बाड़ी है, यू शुड हैव टू पे द 1/3 ऑफ दैट वॉट एवर यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यू हैव टू पे टू द रूलर्स। तुम्हें उतना देना पड़ेगा। मतलब अगर एक एकड़ जमीन है तो एक एकड़ में से कुछ जो है, जो तुम्हें जितना तुम्हें मिलता है पैसे, उसमें से थोड़े पैसे जो है तुम्हें रूलर्स को। नाउ दे स्टार्टेड टू पेइंग द टैक्सेस, जो एंशिएंट पीरियड में नहीं था। ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। अब जो भी चीज़ें मिलती थी, वैसे गुड्स हो सर्विसेज हो, मतलब गुड्स और सर्विसेज मतलब एज ए गिफ्ट टाइप में लोकल रूलर्स को रखना। क्योंकि लोकल रूलर्स को रखेंगे तो ये तो खुद अपना रीजन एम्पायर वगैरह सेटअप कर सकते हैं, तो वहाँ के ऑलरेडी लोगों को पहले खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। हमारे इंडिया में तो ये शुरू से ही चलता है। इवन दो व्हेन यू विल गो टू रीड द मॉडर्न पीरियड ऑल्सो, दैट इज वाई द ब्रिटिशर्स केम टू अवर कंट्री। ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही घुस के नहीं आए, हमारे पहले ही रूलर्स ऐसे थे कि उन्हें थोड़ा वो खिलाओ पिलाओ सब करो, तो धीरे धीरे करके वो सेटअप होने हमारे देश में बसना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी बाहर से जो लोग आए थे, दे स्टार्टेड टू ऑफर द गुड्स सर्विसेज। जो भी लोकल रूलर्स है उन्हें कुछ ना कुछ देना शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट, पीपल वे ग्रुप इंटू जाति और सब। अब क्या हुआ बेटा? जब अपने अपने सोशल ग्रुप बन गए तो अपने अपने कास्टिज्म भी बन गए, उनके फिर सब कास्ट बन गए, जातियां आने लग गई। लोगों ने अपनी जाति रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड के रैंक देने लग गए लोगों को, कि तुम्हारा चलो गरीब वाला बैकग्राउंड है तो तुम्हारा नीचे जाति गया। कभी कभी तुम्हारा ऑक्यूपेशन नीचे है, कोई नीचे काम करने वाला कोई होगा तो तुम्हें नीचे जाति देंगे। जो अच्छा काम होगा, जो मतलब बड़े बड़े काम करेंगे या वेल्थी पर्सन्स होंगे, उनका रैंक ऊपर रखा जाएगा, उनकी जाति भी ऊपर रखी जाएगी। रैंक्स वे नॉट फिक्स्ड एंड जाति वाज रेगुलेटेड बाय विलेज एल्डर्स। रैंक्स कभी कभी फिक्स भी नहीं होता था, कभी कभी होता था कि अमीर लोग भी गरीब बन जाए, गरीब भी एकदम से अमीर बन जाए, मतलब कुछ पता नहीं चलता था कब किसको कौन सा रैंक दिया जाता है। और मोस्टली ये जाति जो है करने की जो करते हैं जो जाति वगैरह, वो सब करते थे विलेजेस के एल्डर। दोज वर एल्डर इन द विलेज, दे वर अपॉइंटिंग दम एज ए जाति। वो करते थे जाति का रेगुलेशन वगैरह कि तुम इस जाति को, तुम इस जाति को, तुम इस जाति के हो। स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया और एरिया। व्हाट यू मीन बाय स्टेटस ऑफ सेम जाति? जैसे एक गांव का एक बंदा का जाति जो है, उसके हिसाब से वहाँ के लोग उसे हो सकता है हाई स्टेटस से।
लेकिन सेम जाति दूसरी एरिया में जाएंगे उसको कम स्टेटस देंगे। तो मतलब एल्डर्स की सोच पे ज़्यादा डिपेंड होता था कि किस इंसान को कौन सी जाति देनी चाहिए। नेक्स्ट, जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ जाति बन गए, नाउ अब अपना रूल्स एंड दे हैव देयर ओन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड अदर्स दोस हु आर अंडर देयर जाति दे हैव टू ओबे दैट रूल। उनको वही रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाना पड़ता था। Several villages were governed by chieftain. Chieftain means those were the main leader of that village. So हर विलेज में कोई ना कोई लीडर्स होते थे, और अकॉर्डिंग टू दैट रूलर्स, according to that leaders, all of them have to be maintain और obey their orders. उसके हिसाब से सब लोगों को उनका ऑर्डर और रेगुलेशन सब कुछ मानना पड़ता था। ये सब चीजें आगे जो एंशियंट पीरियड में नहीं था बेटा, मिडिवल पीरियड में ये सारी चीजें होने लग गई। नेक्स्ट, रीजन एंड एम्पायर। अब देखो बेटा, रीजन एंड एम्पायर धीरे धीरे करके जब सब लोग आ गए, ऑफर करने लग गए, गुड्स वगैरह ऑफर करने लग गए, तो अब क्या है, बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं एम्पायर, मतलब धीरे धीरे करके स्लोली एंड स्लोली अब अपने बाहर के लोगों ने भी, सब अपने जो वेल्थी पर्सन से, उन लोगों ने भी अपना अपना जगह बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ये सारे जगह जो मार्क कर रखा है बेटा, जो नीचे देखो इसमें बिहार, अवध, गुजरात, देवगिरी, कुछ कुछ जो ऐसा है जो आपने सुना होगा आज भी, वो सारे देखो लोगों ने धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू मेक देयर ओन रीजन, अपना राज्य बनाना शुरू कर दिया अब धीरे धीरे करके। अब रीजन एंड एम्पायर जो बड़े जो लार्ज स्टेट से, जो बड़े बड़े स्टेट्सों को कब्जा करके रखते थे, वो कौन कौन से ज्यादातर थे? चोलास, तुगलक, मुगल। अब ये चोलास जो रहते हैं बेटा साउथ साइड में होते हैं, सबसे फेमस डायनास्टी था चोला डायनास्टी। तुगलक और मुगल तो हमारे नॉर्थ साइड में, तुगलक वन ऑफ द दिल्ली सल्तनत का है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे उसका, मुगल एम्पायर। तो इन्होंने धीरे धीरे करके हमारे देश में आकर अपना रीजन स्थापित करना शुरू कर। धीरे धीरे जब वो एम्पायर क्या होता है बेटा, जब वही रीजन्स में दूसरे रीजन को कब्जा करना शुरू करेंगे, तीसरा, ऐसे करके वो व्हेन दे स्टार्टेड टू एक्सपैंड देयर रीजन, देन दे फॉर्म एज ए एम्पायर, फिर वो अपना एम्पायर सेटअप कर लेते हैं। उसी तरह इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। देखो हमारे देश में दूसरे लोग आ गए, कैसे धीरे धीरे करके सबको बहला फुसला कर, जंगलों को साफ करके, एग्रीकल्चर को डेवलप करके, टैक्सेस वगैरह देने का धीरे धीरे कर दिया। सब कुछ देखो कैसे धीरे धीरे हमारे इंडिया में कब्जा करने लग गए। अब सल्तनत लाइक गियासुद्दीन बलबन, वन ऑफ द एम्पायर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in the Afghanistan in the west and included all of South India. अब ये बलबन आए, बलबन का आप देखोगे बेटा, बलबन का आप देखो उन्होंने कहाँ कहाँ से स्ट्रेच किया, बंगाल जो पहले के टाइम में गोड़ा बोलते थे, इन द ईस्ट टू गजनी, गजाना जो अफगानिस्तान है, यहाँ तक उसने अपने एम्पायर को सेटअप कर लिया था। बड़ा वास्ट एम्पायर था। और यहाँ तक कि नॉर्थ साइड है ये, दीज आर फ्रॉम द नॉर्थ साइड, ये सारे नॉर्थ है। धीरे धीरे करके उन्होंने साउथ इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा राज्य करने, थोड़ा थोड़ा अपना रीजन सेटअप करने की कोशिश करते रहे। और ये बात हम लोगों को, मतलब हिस्टोरियंस को कैसे पता चला? हम लोग तो चलो बुक में रीड कर रहे हैं, पर जिसने बुक छापी होगी, जिसने, उन्हें कहाँ से ये सब चीजें ये मिला है बेटा? डोंट फॉरगेट फ्रॉम संस्कृत प्रशस्ति। प्रशस्ति इज ए वर्ड विच यू विल बी रीड इन द लेटर लेसन ऑल्सो। बाद के चैप्टर्स में भी आप प्रशस्ति पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ प्रशस्ति होता क्या है। प्रशस्ति माने होता है बेटा इन प्रेस ऑफ किंग, राजा के बारे में अच्छी चीजें बोलना, और उसे संस्कृत में उसको लिखना, और लोग उसे पढ़ना। अकॉर्डिंग टू दैट ऑल ऑफ देम हैव टू ओबे, देन ऑल ऑफ देम हैव टू मेंटेन, हाउ मेरा रूलर तो ऐसा है, मेरा रूलर है, मतलब कोई बुरी चीज नहीं लिखी जाती थी,
सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती थी। तो दैट इज नोन एज अ प्रशस्ति। डोंट फॉरगेट, प्रशस्ति मीन इन प्रेज ऑफ द रूलर्स व्हाट एवर द रिटर्न इन द इंस्क्रिप्शन स्टोन्स एनीथिंग, उनको फिर लोग उसे पढ़ते थे, ओबे करते थे। ऐसे ही गियासुद्दीन बलबन के बारे में पता चला था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने अपना एम्पायर सेटअप किया था। वो कहाँ से आपको मिला था? संस्कृत प्रशस्ति। संस्कृत इज ए लैंग्वेज विच वॉज नॉट टॉट बाय द कॉमन पीपल। कॉमन लैंग्वेज जो होता था, प्राकृत लैंग्वेज होता था। संस्कृत मोस्टली कौन स्पीक कर सकते थे? ओनली द ब्राह्मण्स, दे कैन ओनली रीड एंड राइट द संस्कृत। बट लेकिन संस्कृत से ही सारे वर्ड्स का मतलब डिराइव हुए हैं। तो संस्कृत में लिखा जाता था प्रशस्ति। प्रशस्ति, आई टोल्ड यू व्हाट यू मीन बाय प्रशस्ति। उससे पता चला गियासुद्दीन बलबन ने कहाँ से एम्पायर सेटअप किया था। क्लियर? एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड एम्पायर। रीजन माने थोड़ी सी जगह को अपने पास रखना, एम्पायर माने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके और रीजन्स को अपने कब्जे में करना, बैटल करके और रीजन्स को अपने करके जब वास्ट बन जाता है वो रीजन्स, 5 6 7 8 ऐसे रीजन्स एक साथ मिल जाता है और एक ही के अंडर में आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ए एम्पायर। नेक्स्ट, ये बलबन की फोटो है बेटा, गियासुद्दीन बलबन की फोटो है। ये देखो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत प्रशस्ति है, जो राजाओं के बारे में सब लिखे जाते थे, रूलर्स के बारे में सब लिखा जाता था। फोटो भी जरूर ऑब्जर्व किया करो, क्योंकि आजकल लुक एट द पिक्चर देन ऑब्जर्व केयरफुली एंड राइट डाउन द ऑल द आंसर्स। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप पिक्चर को भी ऑब्जर्व, बलबन के ऊपर कुछ पूछ लिया जाएगा 3-4 क्वेश्चंस डाल के, तो ये ध्यान से देखो बलबन की फोटो। Next, by 700, many regions had their own geographical dimension, language and cultural characteristics. मतलब जैसे 700 साल हो गया, स्टार्ट हो गया मिडिवल पीरियड, धीरे धीरे करके जब लोग आने लगे तो उन सभी लोगों के अपने अपने जोग्राफिकल मतलब अपना अपना बाउंड्री बन गया, उनकी अपनी एक लैंग्वेज बन गई, उनकी अपनी एक कल्चरल आने लग गया। ठीक है, बाय 702 मेनी डायनास्टी लाइक चोलास, खलजी, तुगलक दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द दिल्ली सल्तनत चैप्टर। मुगल एक अलग सा चैप्टर है। दे आर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल। व्हाट यू मीन बाय पैन रीजनल? पैन रीजनल होता है कि बेटा जब बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप, एक रीजन से बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर लेते हैं, एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पैन रीजनल एम्पायर। ये देखो जो भी थे ये सब बाहर से आए हुए लोग थे। कुछ लोग तो वेल्थी पर्सन जो ताकतवर हो जाते हैं, उनमें से एक था चोलास जाएगी, खलजी, तुगलक, मुगल, दे वेर केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया साइड। वहां से आते हुए हमारे देश में घुस गए थे। पहले उन्होंने धीरे धीरे रीजन सेटअप किया, फिर धीरे धीरे करके एम्पायर। सो दैट इज कॉल्ड एज ए पैन रीजनल एम्पायर। डिड यू गॉट इट? व्हाट यू मीन बाय पैन रीजनल एम्पायर? बेटा एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। पैन रीजनल एम्पायर मीन्स ए रीजन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड ए स्टेट, और बिल्कुल स्टेट्स और कंट्री से परे उनका उतना एम्पायर बढ़ जाता है। एंड हैज पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। खुद का अपना पॉलिटिकली होता है, खुद का राज्य चल जाता है, उनका खुद का ही सब कुछ चलने जाता है। ऑल द कॉमन पीपल हैव टू, जो भी उस रीजन में जो कॉमन पीपल है, दे हैव टू ओबे देयर, उनके रूल, उनके ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ता है। सो दैट एम्पायर इज कॉल्ड एज ए पैन रीजनल एम्पायर। वाई इट इज कॉल्ड ए पैन रीजनल एम्पायर बेटा? क्योंकि पहले ऑलरेडी ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे देश में। एंशिएंट पीरियड में आप पढ़ोगे ऐसा कुछ था ही नहीं। तब तो लोग सेटल होना, एग्रीकल्चर में फोकस करना, ये सब चीजें ज्यादा होती थी। अब देखो धीरे धीरे करके ये सब चीजें आने लग गए। Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different region did not grow in isolation. अब जो भी 700 और 1750 का जो 1000 years ऐसा पीरियड था बेटा, जो भी लोग अलग अलग रीजन्स बनते थे वो अकेला नहीं बनता था। कोई मतलब एक जना आ गया तो उसके पीछे एक और जने आ गए। उन्हें जब पता चल जाता हमारे भारत देश में कितनी कुछ चीज़ें हैं, तो एक आता है तो दूसरे भी आ जाते हैं, तीसरे। डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, कभी भी अकेले
कोई ऐसा कब्जा नहीं किया था हमारे थे। पहले दिल्ली सल्तनत आए, फिर मुगल एम्पायर आए, फिर उनका आर्किटेक्चर वगैरह फेमस होने लग गया। ऐसे करके धीरे 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 करके एक एक करके सब आने लग गए बिटवीन 700 टू 1750। एट लास्ट 1750 से आपका स्टार्ट हो जाएगा ब्रिटिशर्स के धीरे धीरे आना भी, वो भी शुरू हो जाता है। Now this is Amir Khusro. Amir Khusro was a great poet during the time of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी डायनास्टी में अलाउद्दीन खिलजी रूलर थे, जिस टाइम पे अमीर खुसरो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। उनके बारे में दिस वॉज अ फोटो ऑफ अमीर खुसरो इन 1318। The poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. उसने क्या लिखा था अमीर खुसरो ने? इस ज़मीन पर अलग अलग रीजन थे, उसी तरह अलग अलग लैंग्वेजेस भी थे, अलग अलग भाषाएं उत्पन्न होने लग गई थी धीरे धीरे करके। जैसे बेटा सिंधी, सिंध नदी के पास में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी में कश्मीरी लैंग्वेज, द्वारा समुद्री जो सदर्न कर्नाटका उसमें द्वार समुद्री करके लैंग्वेज डेवलप हो गया। आंध्र प्रदेश में देखो बेटा तेलंगानी लैंग्वेज डेवलप हो गया। गुजरात में गुजारी, तमिलनाडु में माबरी, बंगाल में गौरी लैंग्वेज, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी, एरिया अराउंड जो दिल्ली था दिल्ली उसमें एक लैंग्वेज आ गया था हिंदी। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट अमीर खुसरो इन 1318 ही रिटर्न, उसने क्या लिखा हुआ था कि हमारे देश में जब रीजन सेटअप होने लगे धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी होने लग गए, मतलब अलग अलग भाषाएं भी आने लग गई। Amir Khusro went on to explain that in contrast to this language there was a Sanskrit. इस लैंग्वेज के अलावा एक और लैंग्वेज था जो मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, डोंट फॉरगेट दैट वाज ए संस्कृत, दैट इज ए संस्कृत। आज भी संस्कृत है लैंग्वेज हमारे देश में। आज भी आप लोग एक अलग से बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में कंपलसरी करिए टिल 8th क्लास, इससे कंपलसरी। इवन तो 9th और 10th का भी आ रहा था कि संस्कृत, लेकिन अभी तक शायद वो हुआ नहीं, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में होगा शायद, बट टिल 8th क्लास इन एवरी प्राइवेट स्कूल देयर वाज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत। इफ यू वांट टू टेक दैट संस्कृत देयर वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट ऑल्सो, कि ये कंपलसरी संस्कृत तो आपको पढ़ना ही है। तो उस टाइम भी संस्कृत लैंग्वेज थी जो किसी भी रीजन में बिलोंग नहीं करता था, मतलब खुद की लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत कभी भी खुद के लैंग्वेज नहीं होता। संस्कृत वर टोल्ड बाय मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस बिकॉज संस्कृत इज ए लैंग्वेज वेयर अदर लैंग्वेजेस वाज डेवलप, जहाँ पे दूसरे लैंग्वेजेस डेवलप हुए उसी में से डिराइव हुआ है संस्कृत लैंग्वेजेस में। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट। आम लोगों को वो लैंग्वेज नहीं पता था। ओनली द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स थे, जो पंडित थे, जो मंदिरों में सब बैठते थे, उन लोगों को ये संस्कृत लैंग्वेज पता था। डिड यू क्लियर बेटा? देखो अब देखो इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा, अमीर खुसरो ने क्या बोला। अब जैसे जैसे डिफरेंट रीजन सेटअप होने लग गए धीरे धीरे डिफरेंट लैंग्वेज भी एग्जिस्ट होने लग गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अब पुराने रिलीजन भी होते न्यू। अभी आप एक इससे पहले स्टार्ट होने से पहले एक चीज समझो बेटा, ओल्ड में मतलब जब एंशियंट पीरियड होते थे कोई भगवान की मूर्ति या कुछ नहीं होता था। दे यूजली वर्शिप टू द फायर, या तो हवा पे, या तो मून या सूर्य देवता या पेड़ पौधे, बिकॉज दे वर गिविंग एज द फ्रूट्स टू ईट, सो दे वर प्रेइंग द ट्रीज ऑल्सो। पेड़ पौधे इन सबको वर्शिप करते थे ज़्यादा। उधर एक छोटा सा पत्थर रखे भी कभी वर्शिप कर सकते थे, पानी को वर्शिप करते थे, ठीक है ना, इन सबको वर्शिप करते थे एंशिएंट पीरियड में मोस्टली। अब ये तो होता ओल्ड रिलीजन। न्यू रिलीजन्स क्या होता था, अब ये जो न्यू रिलीजन के लोग जो हो गए ज़्यादातर गॉड से कनेक्टेड हो गए, मतलब भगवान से कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मीन्स गॉड से कनेक्टेड, कि भगवान है, हमारा भगवान के अधीन में ही सब करना चाहिए। तो ऐसे रिलीजन उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहले समटाइम डीपली पर्सनल बट मोर कलेक्टिव, कभी कभी कुछ चीज़ें पर्सनली इतना डूब जाते थे रिलीजन में कि एक रिलीजन मतलब एक अलग सा रिलीजन सेटअप होने की, एस्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश की।
कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लोकल कम्युनिटी, जो छोटे छोटे लोग थे उन्होंने अपने आप से ही भगवान को मानने ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन रिलीजन, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंजेस था हिंदुइज्म। आज भी सनातन धर्म में जो है कनेक्टेड विद ए गॉड, भगवान है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है, तो वो सबसे बड़ा रिलीजन हमारे यहाँ पे बनता है हिंदुइज्म, जो सबसे काफ़ी पुराना है। बाकी रिलीजन से भी सबसे बड़ा पुराना हमारा सनातन धर्म रिलीजन, दैट इज़ ए हिंदुइज्म। अब हिंदुइज्म में जब हिंदुइज्म रिलीजन आने लग गया, अब लोगों के हिंदुइज्म हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होएगा। जब हिंदुइज्म रिलीजन आ गया, अब देखो बेटा हिंदुइज्म रिलीजन आना स्टार्ट हो गया मिडिवल पीरियड में। अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, अलग अलग भगवानों की पूजा करने शुरू हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, मंदिरों की स्थापना, जितना जो रूलर पावरफुल उतना ज़्यादा पैसा लगा के टेम्पल्स का निर्माण करना स्टार्ट हो गए थे। मतलब उससे पता चल जाता रूलर्स कितने पावरफुल थे। मतलब जितना ज़्यादा पैसा आप लोग टेम्पल्स में लगाते रूलर्स, उतना ज़्यादा ही पता चलता वो रूलर में कितनी पावरफुल, कितने वेल्थी पर्सन है। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, अब ब्राह्मण्स ऑब्वियसली मंदिर बन गए तो प्रीस्ट तो चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ने लग गया। द प्रीस्ट हैज़ डोमिनेट ग्रुप ऑन सोसाइटी, और सोसाइटी में यही ब्राह्मण्स को हायर कास्ट में मानने लग गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हें मंदिरों में उनकी ही ज़रूरत होती थी। अब टेम्पल्स वगैरह एस्टैब्लिशमेंट होने लग गए, धीरे धीरे करके ये चीज़ आने लग गए। Brahmins earned respect in their society for their knowledge of Sanskrit text. Obviously, I told you that Sanskrit was not told by any common people. It was only told by the Brahmins. ये संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राह्मण लोग ही बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, मंत्र जप सकते थे, तो उनका एक रेस्पेक्ट बढ़ गया सोसाइटी में, उनकी एक आदर ज़्यादा ही बढ़ गया। आज भी हम पंडितों का उतना ही आदर करते हैं, हम दान पुण्य देते हैं पंडित को, क्योंकि पंडित जितना मंत्र यंत्र सब बोल सकते हैं उतने कॉमन पीपल नहीं बोल सकते थे। उस टाइम भी बिल्कुल सेम सिचुएशन था। एंड देयर डोमिनेट पोजीशन वर कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन न्यू रूलर्स, जो भी न्यू रूलर्स आते थे उनकी भी वो भी बहुत इज्जत करने लग गए थे ब्राह्मण्स लोगों की। तो डिड यू क्लियर बेटा, इन द मिडिवल पीरियड में कौन सा ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिलीजन आया, हिंदुइज्म, डोंट फॉरगेट। अब हिंदुइज्म में क्या हो रहा था, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, नए नए भगवान के रूप में प्रार्थना करने लग गए थे, बनना शुरू हो गया था, गॉड एंड गॉडेसेस वगैरह बनने शुरू हो गए थे। टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, मतलब मंदिर जिस हिसाब से रूलर्स पैसे देते थे उस हिसाब से टेम्पल्स बनना शुरू हो गया था। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा बढ़ गया था, बिकॉज दे नो ओनली द संस्कृत टेक्स्ट। डोंट फॉरगेट बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, इसलिए जब भी कुछ पढ़ते बेटा उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसका टॉपिक ही अगला जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, तो इसलिए उसे ध्यान से पढ़ना, अगला चैप्टर उसे कनेक्टेड होगा। अब जब टेम्पल्स बन गए अब क्या होगा, इसलिए उसे कनेक्टेड करो। सोशल साइंस यही एक सब्जेक्ट है, हम अब उसे कनेक्ट करते हैं, सोशल साइंस के एवरी सब्जेक्ट हम उसका कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो अब टेम्पल्स आ गए, अब एक नया रिलीजन आ गया, अब क्या होगा आगे, ये सोचने वाली बात है, वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इमर्जेंस ऑफ भक्ति। अब भक्ति क्या होता है बेटा, भगवान पे ए लविंग एंड पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट टू इलैबोरेट रिचुअल्स। अब प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती, भक्ति मतलब होता है हम अपने भगवान पर अपने आप से ही हाथ जोड़कर बैठ के भक्ति करना, उसमें किसी रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ये हवन पूजा की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपनी भक्ति अपने भगवान से मांगते रहना, मतलब हाथ जोड़ के भगवान के साथ करना। ऐसा भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था पहले। मतलब एक होता है हमारे हिंदुइज्म में, आज भी हम वर्शिप, अभी कभी जैसे मंदिर होता है, कुछ फंक्शन होता है या कुछ चीज़ होती है, तभी हम पंडितों को बुला के हवन पूजन घर में करवाते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, सुबह नहा धो के भगवान के सामने जोत बत्ती लगा के हम ऐसे ही हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए भक्ति मूवमेंट। तो जो कोई नहीं होता जिसमें पंडित नहीं होता, एनी रिचुअल्स नहीं होता, सीधा कनेक्शन विथ ए गॉड, दैट इज ए कॉल्ड एज ए भक्ति, डोंट फॉरगेट इट। A merchant and migrant first brought the teaching of Holy Quran to India in the 7th century. Obviously बेटा, जब बाहर से देश में से लोग आए
हमारे यहाँ पे सेटअप होके धीरे धीरे एम्पायर बनाने लगे, वो भी थोड़ा ना छोड़ेंगे। वो अपने मुस्लिम्स लोग तो अपना भी तो लेके आएंगे होली टेक्स्ट। एंड व्हाट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम? कुरान। कुरान आ गया। अब धीरे धीरे कर इस्लाम की भी मतलब डेवलपमेंट होने लग गया हमारे यहाँ पे। याद रखना मिडिवल पीरियड आगे आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट, सो आई एम कनेक्टिंग विथ एवरी चैप्टर। तो अब कुरान की भी ज़्यादा फेमस होने लग गए। होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, उनका क्या था? कुरान वालों का बस यही है कि अपने कुरान की बुक पढ़ना, और एक ही भगवान होता है उनका, आज भी वही है, मुस्लिम्स के एक ही भगवान होता है, उनकी पूजा पाठ करना। मेनी रूलर्स वे पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड लर्न थियोलॉजी एंड सेंचुरीज, बहुत सारे रूलर्स है जो इस्लाम के काफ़ी मानते भी थे। बहुत सारे थियोलॉजी मतलब काफ़ी ज़्यादा गहराई तक डीपली जो जाते हैं उस रिलीजन के ऊपर, वो थियोलॉजिन्स उन लोग को ही बोलते हैं। वो मतलब मानने वाले बहुत लोग धीरे धीरे करके इस्लाम का स्प्रेड भी बहुत होने लग गया था हमारे इंडिया में। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। इस्लाम जैसे हिंदुइज्म आ गए थे, ऑब्वियसली हिंदुइज्म हमारे सबसे पहले पुराने थे। उसके बाद इस्लाम जब आए थे, इस्लाम आने का भी वजह क्यों था बेटा? क्योंकि मुस्लिम्स आए थे हमारे यहाँ पे, इससे इस्लाम आ गए। तो अब इस्लाम जब आ गए, उनके भी दो इम्पोर्टेंट ये है वेज है। एक है शिया मुस्लिम, दूसरा है सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स कैसे लोग थे बेटा? बिलीव दैट द प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज ए लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। शिया मुस्लिम्स में जो प्रॉफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ जो अली थे, उनको सबसे ज्यादा मानते थे। कौन मानते थे बेटा? शिया मुस्लिम्स के लोग उनको ज्यादा मानते थे। और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स में बिलीव्ड इन द अथॉरिटी द अर्ली लीडर्स ऑफ कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफा। सुन्नी मुस्लिम्स में खलीफा एक कम्युनिटी होती है, उन लोगों की ज्यादा मान्यता थी। दोनों में डिफरेंस है, डोंट फॉरगेट इट बेटा। शिया मुस्लिम्स में प्रॉफेट मोहम्मद के जो सन इन लॉ है अली, उनको सबसे ज्यादा लीडर मान के उन्हीं की ही बातें ओबे करना, उन्हीं के ही रूल्स एंड रेगुलेशन मानना, उन्हीं के ही आगे तक चलते रहना, ऐसे मुस्लिम्स को कहते हैं शिया मुस्लिम। और सुन्नी मुस्लिम्स वो होते हैं जो इनकी कम्युनिटी होती है खलीफा। तो उन वो लोग जो जो चीज़ें बोलते थे, जो जो करते थे, जो उनके पहले के जो लीडर्स होते थे, उन्होंने ही बनाया था ये खलीफा। उस बेस पे सारी चीज़ें मानना, ओबे करना। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। ओके, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब ऑब्वियसली बेटा टाइम देखो कितना बदलता गया, एंशियंट पीरियड से मिडिवल पीरियड तक कितना बदला। अब जब इतना सब चीज़ें बदलती गई तो ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, बहुत सारे आइडियाज़, बिलीफ, ये सारी चीज़ें बदलना हमारा यहाँ पे देश में मतलब हमारे इंडिया में शुरुआत हो गई थी इन द मिडिवल पीरियड। इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हम 8th क्लास में बहुत इलेबरेट करके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ये किसने डिवाइड किया था, लेकिन आपके बुक में जितना लिखा है ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कितने में था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 3 भागों में हमारे हिस्ट्री को बांटा था बेटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। वो ऐसा हिंदूज़म हम पढ़ते हैं एंशिएंट पीरियड में, करेक्ट। और मुस्लिम्स वाला जो है हम मिडिवल पीरियड में, मैंने कहा बाहर सेंट्रल एशिया से मोस्टली लोग आए थे, अपने एम्पायर स्टार्टअप सेटअप करना शुरू करा, तो वो हो गया एक मुस्लिम पीरियड। उसके बाद जब आप 8th क्लास में जाओगे बेटा, मॉडर्न पीरियड, यू आर गोइंग टू बी लर्न द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में कौन थे? ब्रिटिशर्स। इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये 3, अब ये किसने किया ये सब आप 8th क्लास में बोलोगे, लेकिन वैसे जेम्स मिल करके एक बंदा था, ब्रिटिशर था, उसी ने ही ये 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया था। बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर पीपल, दैट मीन्स इंडियंस। ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमारा ये पीरियड बना था एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। सच ए डिविजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब ऐसा डिविजन बनेगा
तो हमारे देश की जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी, ये सब उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह तुम हिंदू को रख रहे हो, एक जगह मुस्लिम को रख रहे हो, एक जगह ब्रिटिशर्स को रखोगे, कैसे चलेगा। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियन सब मानते थे ये पीरियड ही होता है, वाकई में ये 80% तो ये पीरियड हुआ था। अगर हम जिस हिसाब से हम सोचेंगे, तो अगर आप बोलोगे एंशियंट पीरियड में तो पूरे हिंदू से, फिर मिडिवल पीरियड में मुस्लिम्स आए थे, फिर मॉडर्न पीरियड में हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, तो कुछ हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट किया था ये पीरियडाइजेशन। The historians you read last year included a wide range of early societies: hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. पहले के हिस्टोरियंस ने जो पढ़ा था, हमारे अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके फार्मर्स कैसे थे, उनके बारे में। लोग धीरे धीरे करके विलेज बनने लगे, फिर टाउन्स बनने लगे, फिर उसके बाद हमारे देश में क्या आया था, अर्ली एम्पायर एंड किंगडम। मतलब धीरे धीरे कर एम्पायर सेटअप हो गए, धीरे धीरे करके किंगडम्स बनने लगे। डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब हिंदुइज्म डेवलप हो गए, फिर उसके बाद इस्लाम रिलीजन आया। अब धीरे धीरे करके कौन आया हमारे देश में बेटा, यूरोपियंस। और यूरोपियंस किस मकसद में आए थे, ओनली एज ए ट्रेडिंग पर्पस, लेकिन उनका मकसद कुछ और था, पर आए कैसे थे, एज ए ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग माने अपने सामान को बेचना वगैरह, उस पर्पस में ये लोग आए थे। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. मिडीवल पीरियड और बहुत सारी चीज़ें मिली जुली होती है मॉडर्न पीरियड, क्योंकि मिडीवल पीरियड के वजह से हमारे देश में मॉडर्न पीरियड भी आया था, हमारे देश में ब्रिटिशर्स भी आए थे। सो दिस इज ए एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस, इसके बाद एक वर्कशीट है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। अब इस चैप्टर का एंड हो चुका है बेटा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं अगर इफ़ यू विल नीड एनी वर्कशीट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना कि क्या डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ समझ में आप लोग को नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस चैप्टर ऑल्सो। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कई बच्चों को एक बार में नहीं समझ आता, कई बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, कई बच्चे जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। आई नो दैट बिकॉज आई एम ए टीचर, तो मुझे ये सब डिफ़िकल्टी समझ में आती है, इसलिए पीपीटी के थ्रू समझाया है। आप लोग को कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, ताकि ये और बच्चों में स्प्रेड हो सके और वो भी पढ़ सके। नाउ जब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो रिलेटेड टू दिस चैप्टर आपने इंस्क्रिप्शन, मैनोस्क्रिप्ट, हिस्टोरियंस, मतलब इसमें मिडिवल पीरियड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो एक सिक्स से ही थोड़ा सा कनेक्टेड भी है। तो देखती हूँ फर्स्ट चैप्टर में आपको ये चीज़ समझ में आया नहीं आया। एक छोटा सा वर्कशीट है, मतलब एक एक्टिविटी बेस्ड है, फोटो बेस्ड वर्कशीट है। लुक एट द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप इस इमेज को ध्यान से देखो। आई विल गिव यू द 5 सेकेंड्स। आप इस इमेज को अच्छी तरह देखो, आप सबको पता चलेगा ये इमेज किस चीज़ का है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री डज दिस इमेज शो। इस इमेज में क्या दिख रहा है, सबको पता चल जाएगा। इट्स वेरी इजी, बिकॉज इन द पीपीटी आई ऑलरेडी शोड यू द फोटो। सो दिस इज अ इमेज ऑफ ए इंस्क्रिप्शन। ये किस चीज का है बेटा, इंस्क्रिप्शन इमेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इश्यूड दीज एंड वाई। ये सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे लोग जो कॉमन लोग थे वो भी करते थे इंस्क्रिप्शन, पर सबसे ज़्यादा कौन सा रूलर है जिसने इंस्क्रिप्शन यूज़ करना स्टार्ट किया था सबसे पहला, वो है बेटा एम्परर अशोका। जो मौर्यन डायनास्टी का मेन रूलर था अशोका, उसने ये स्टार्ट किया था। और एंड वाई, उसने ही, एंड वाई का आंसर इसमें क्या है, इसमें उसने बहुत सारी चीज़ें इंस्क्राइब करके लोगों पे इस मैसेज स्प्रेड किया था। और वो क्या है, अगर आपको याद होगा, यू ऑलरेडी लर्न इन द क्लास 6, आफ्टर द कलिंगा वार एम्परर अशोका हैज चेंज्ड ए लॉट।
वो खुद को उसने काफ़ी बदला था जब उसने कलिंगा में देखा बहुत सारे कॉमन पीपल सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा मर चुके थे। देयर वाज़ अ लॉट ऑफ ब्लड एंड शेड हियर एंड देयर। तो उससे उसका मन चेंज हो गया था कलिंगा वार के बाद। तो उसने बहुत सारी चीज़ें जो है स्प्रेड करने के लिए लोगों में नॉन वायलेंस ये सारी चीज़ें स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस उसने इंस्क्राइब किया था स्टोन्स में, कॉपर प्लेट्स में, पिलर्स में। पिलर मेन इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों में उसने लिखना शुरू करा था। तो दैट इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस सोर्सेस? इससे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है? जैसे जैसे अगर हम एम्परर अशोका के बारे में अगर बोले तो उसने बहुत कलिंगा वार के बाद उसने बहुत सारे फिलोसफी ऑफ धामा, धामा माने धर्म रूल, धर्म में चलना, ट्रूथ हमेशा बोलना, बी हॉनेस्टी, ऐसे सब चीज़ें बहुत लिखना उसने शुरू करा था। कन्वर्शन ऑफ बुद्धिज़्म, उसने अपने आप को भी कन्वर्ट कर दिया था। एंड ही इवन दो वो बाकी लोगों को भी कहते थे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करो, इवन दो ही सेंड हिज ओन चिल्ड्रन टू श्रीलंका एंड अदर कंट्री ऑल्सो टू स्प्रेड इस मैसेज, अपने इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। और उसके बाद क्योंकि नॉन वायलेंस उसने काफ़ी प्रमोट किया था आफ्टर कलिंगा वार। तो इंस्क्रिप्शन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द सोर्सेस? जो भी किंग्स के, जो भी रूलर्स के ओबेस होते हैं, लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती थी। ठीक है, और भूलना नहीं, इंस्क्रिप्शन में किस में लिखी जाती है? रॉक्स में, स्टोन्स में, पिलर्स में, या तो कुरेद कुरेद कर लिखा, कॉपर प्लेट्स में, ये सारी चीज़ों में लिखा जाता था। Now what is epigraphy? That is also you already learned in the class 6. What is epigraphy बेटा? Those who are studying this inscription, जो पढ़ते हैं ये inscription के बारे में, क्योंकि हम देखो हम पढ़ेंगे हमें नहीं समझ आएगा क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। तो those who studying this inscription, those persons were known as epigraphy. Did you clear this worksheet बेटा? Did you clear this activity? ठीक है, अब आगे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन आंसर में भी डिफिकल्टी होती है, जल्दी लर्न नहीं कर पाते, लेकिन अगर समझ के पढ़ो यू कैन राइट इट ऑन बाय योर ऑन वर्ड्स। इससे 10th क्लास में भी कभी कोई नुकसान नहीं होता, पर उसे समझ के लिखना ज़रूरी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए कि ग्रामर भी कुछ ऊट पटांग उठा के लिख दो, ये नहीं, बस समझ के अगर लिखोगे तो यू विल गेट प्रैक्टिस एंड यू कैन राइट इट ऑन बाय योर सेल्फ। कभी भी रट्टा करके नहीं लिखना चाहिए। रट्टा करके लिखोगे, अभी याद करोगे, बाद में जाके उसे भूल भी जाओगे। अगर समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट? The term foreigner is used in the sense of a person who is not an Indian. In the medieval period, it was applied to any stranger. Medieval period में किसी भी stranger who appeared say in a given village, उस गांव में आते हैं। Someone who was not part of that society, जो उस गांव का नहीं होता, सोसाइटी का नहीं होता, उस कल्चर का नहीं होता। In this sense, a forest dweller was a foreigner for a city dweller. इसे जो लोग वहाँ से लोग जो आते हैं, जो फॉरेस्ट में रहने आते हैं, देखते हैं, उस वहाँ बसना शुरू हो जाता है, those person were called as a foreigner. Don't forget the word foreigner. Next question, state whether true and false. We do not find inscription for the period after 700. False. इंस्क्रिप्शन पता चलता उस टाइम बेशक टेक्सचुअल रिकॉर्ड आ गया था, फिर भी कुछ रूलर्स जो है इंस्क्रिप्शन यूज करते थे। द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑब्वियसली, क्योंकि जब जाति वाति आने लगे, जब राजपूताना जो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, पावरफुल रूलर मानते थे, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आने लग गए थे, तो उसमें से मराठास भी आ गए थे। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द पीपीटी। Forest dwellers were sometimes pushed out their land with the spread of agricultural settlement. This is also true. मैंने बोला था forest dwellers जब धीरे धीरे करके agriculture develop होने लगे, forest काट पूट के क्लियर करने लगे, तो जो वहाँ बसे हुए लोग थे वो माइग्रेट होने लग गए थे। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। रॉन्ग, बलबन वहां तक नहीं गया था, आसाम साइड तक वो कभी नहीं गया था। वो गया कहाँ था अगर आपको याद हो गया? गजनी, ये सब जो अफगानिस्तान से होते हुए सब गए थे, गुजरात, ये सब, और थोड़ा सा साउथ इंडिया। अगर मैं आपको इमेजिन करो बेटा, गुजरात कहाँ पड़ता है उसको इमेजिन करो, फिर अफगानिस्तान, धीरे धीरे करके उसने एम्पायर, लेकिन आसाम तक नहीं गया था, थोड़ा सा साउथ इंडिया भी चला गया था।
तो फॉल्स को ट्रू करने का भी आंसर आना चाहिए। ऐसे नहीं है ठीक है फॉल्स है तो फॉल्स पढ़ ले, नहीं, देखिए फॉल्स क्यों है, रीजन बिहाइंड वो भी आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में कभी कभी ये भी पूछा जाता है फॉल्स को ट्रू भी बताओ, उसका ट्रू क्या है फिर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आर्चीव आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट आर केप्ट। जहाँ आर्चीव ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़ी जगह होती है जहाँ सेफली प्रिजर्व करके मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन, डैश वॉज अ 14th century क्रॉनिकल, जियाउद्दीन बरानी। ये बात पहले क्रॉनिकल हु वाज अरेंजिंग द ऑल द रिकॉर्ड पास्ट रिकॉर्ड्स इन इवेंट्स, एक एक करके रिकॉर्ड को रखना इवेंट्स को बिल्कुल क्रोनो सीक्वेंस वाइज में, तो उसे कहते हैं क्रॉनिकल। डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन कौन से है बेटा, हमने पहले पढ़ा है पोटैटोज, कॉर्न, चिल्लीज, टी एंड कॉफी। एक ऐसे बिवरेजेस और क्रॉप आए थे उस वक्त मिडिवल पीरियड में। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था, मैंने फोटो भी दिखाई थी उसकी। सबपर्शन व्हील ऑफ इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, कपड़े बुनने के लिए, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, बंदूक भी आने लग गए थे धीरे धीरे करके छोटे मोटे सब। व्हाट वे सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ था, सबसे पहली बात है हिंदुइज्म आया था। हिंदूज में नो डाइटीज आने स्टार्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्स, देन ग्रोथ इन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट, ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया था। एमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट हो गया था, जो भगवान तक पर्सनली डाइट मतलब खुद से हम भगवान को बुलाना विदाउट एनी रिचुअल और विदाउट एनी प्रीस्ट। कन्वर्शन ऑफ इंडियंस टू अदर रिलीजन बाय फॉरेनर्स, ये भी आए थे पर मोस्टली मिडिवल पीरियड में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इन वाट वेज एज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज में हिंदुस्तान नाम कितना बदला, आप खुद देखो। हिंदुस्तान अर्ली वाज रिफर्ड, अर्ली पहले क्या था, इंडस रिवर के नाम से लगा था हमारा इंडिया। इन द मिडिवल पीरियड में दे कॉल द दिल्ली सल्तनत हिंदुस्तान। मिडिवल पीरियड जब हुआ तो दिल्ली सल्तनत जब जैसे जैसे आए हमारे, वैसे ग्रीक ईरानीज जब आए थे इंडोस कहते थे, इंडोस अगर आपको याद होगा क्लास 6 में, तो जब दिल्ली सल्तनत आए तो हमारे भारत देश को हिंदुस्तान बोलना शुरू कर दिया। इन हिज मेमोरीज कॉल्ड हिंदुस्तान द लैंड बियॉन्ड हिंदू कुश माउंटेन रेंज। हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो कश्मीर से अफगानिस्तान से होते हुए आता है। एट प्रेजेंट इस्लामिक नेशन रिफर हिंदुस्तान टू एज ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाउ वेयर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटर। जाति कैसे बनती थी, अफेयर्स ऑफ जाति कौन बनाता था बेटा, जो असेंबली बनती थी, जो एल्डर्स होते थे वही करते थे, उन्हें जाति पंचायत कहते थे। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, जाति पंचायत, क्योंकि जब असेंबली बनती है बहुत लोग बड़े बड़े लोग सब बैठते हैं, वो लोग ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे कि एवरी कास्ट हैव टू बी ओबे दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट पंचायत इज कॉल्ड एज ए जाति पंचायत। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन्स। पैन रीजनल एम्पायर जो बहुत सारे रीजन को स्ट्रेच करके फाइट से टैक्सेस देके या तो कोई ऑफर करके अपने एम्पायर को सेटअप कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ पैन रीजनल एम्पायर। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर रिफर्स टू एन एम्पायर दैट स्ट्रेचेस ओवर सेवरल रीजन्स। The Mauryan Empire, Gupta Empire, Chola Empire, Maratha Empire, these are the example of pan-regional empire. What were the difficulties historians face in using manuscript? Obviously historians ने बहुत सारी difficulties यूज़ किए, क्योंकि manuscript अच्छी तरह समझ में कहाँ आता है, काफ़ी तो डिस्ट्रॉय हो चुके, काफ़ी बर्बाद हो चुके थे, काफ़ी तो इंसेक्ट ने खा लिए थे। तो manuscripts were written with hand, क्योंकि वो हाथ से लिखा जाता था, मिट जाता था, सब कुछ हो जाता था। There was significant difference between any two difficult to read manuscript. बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल मतलब प्रॉब्लम्स तो होती है, किसी का हैंड राइटिंग ऐसी होती है, तो आज भी देखो बेटा स्कूल में बच्चों की राइटिंग सबकी अलग होती है, किसी बच्चों को तो समझने में भी मुश्किल हो जाता है, कि कोई बच्चा बिल्कुल ही साफ सुथरा लिखना शुरू हो जाता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई चीज़ें डिफिकल्टी होती है। द स्क्राइब हु कॉपीड देम आल्सो इंट्रोड्यूस चेंजेस, और जो स्क्राइब थे जो उसे कॉपी करते थे, कुछ स्क्राइब कुछ लिखते थे, कुछ स्क्राइब उसे कुछ और लिखते थे, तो इसलिए वो भी समझना में हिस्टोरियंस को मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इससे ही तो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते थे। हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेट द ओरिजिनलिटी। उन्हें हर वर्जन का पढ़ना पड़ता था कि असली में है क्या चीज़ वो।
हिस्टोरियंस को अलग अलग तरीके से हर वर्जन का पढ़ना पड़ता था। जैसे हमने बरानी का पढ़ा था ना कि 2 साल बाद भी उसने लिखा था, तो 13 कब था उस जियादुद्दीन बरानी ने जो सबसे पहले जो लिखा था, आपको याद है बेटा कब लिखा था उन्होंने वो चीज़? जियादुद्दीन बरानी ने 1356, जियादुद्दीन बरानी ने सबसे पहले 1356 में लिखा। फिर उसका 2 साल का वर्जन है, तो ऑब्वियसली वो चेंज तो होगा ही, वर्जन चेंज होगा। तो वो हिस्टोरियंस को सारे वर्जन पढ़ना पड़ता था कि असली में ओरिजिनल है क्या। सो दीज वर द डिफिकल्टीज। हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड? डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो? हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट, हिस्टोरियंस ने पास्ट को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया था, क्या क्या चेंज हुआ था? The historians divide the phase past into period based on economic and social factors. But the economic and social changes keep taking place, and so definite boundaries cannot be drawn. Also, these periods are compared with the modern period. That is why our historians divide our periodization into 3. मतलब British historians हैव डिवाइडेड, क्या डिवाइड किया था उन्होंने? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओब्वियसली इकोनॉमिक कल्चरल चेंज आ गए तो बहुत सारा फ़र्क तो हुआ ही, हमारा पास्ट का डिवीजन भी उस तरह से होने लग गया था। देखिए डेफिनेट कोई बाउंड्री अभी तक नहीं बना था ढंग से, मिडिवल पीरियड थे स्टिल दिस पीरियड, आगे आगे जाके इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियन से उसे डिवाइड पूरे तरह कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ने। सो दिस इज ए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, आई थिंक यस दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। अब कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू सो मच एंड वेट टिल द अनदर वीडियो इज कमिंग।